नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार शर्मा एक और नए वीडियो के साथ आप सभी से मुखातिब होने वाला हूं। आज के इस मेरे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप सभी को देने जा रहा हूं। विधानसभा चुनाव में मत पत्रों की गिनती, पोस्टल बैलेट की गिनती अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसकी जानकारी आप सभी को होना आवश्यक है। इसी को लेकर मेरा ये वीडियो है जिसे आप बड़े ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें। ये एक लेआउट आप सभी के बीच है जिसमें जो मतगणना होगी उसकी जो टेबल होगी, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार अधिकतम 14 टेबल लगाई जाती है और एक टेबल पर 3 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई जाती है। वह CS, CA और MO होता है। इसी हॉल के अंदर एक टेबल और लगती है जिसमें पोस्टल बैलेट डाक मतपत्र की गिनती होती है जो RO टेबल के नज़दीक होती है। एक टेबल पर जिन जिन लोगों की ड्यूटियाँ लगाई जाती है उसमें एक मतगणना पर्यवेक्षक होता है, एक मतगणना सहायक होता है, एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है। EVM को टेबल पर ले जाने और वापस लाने के लिए एक ग्रुप D के अधिकारी होते हैं। पर्यवेक्षक की सहायता करने और कंप्यूटर में डेटा एंट्री देखने के लिए अतिरिक्त मतगणना कर्मचारी माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया जाता है। मतगणना पर्यवेक्षक अधिमानत राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए या केंद्र सरकार, राज्य सरकार का अधिकारी होना चाहिए। सभी अधिकारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो दी गई जिम्मेदारियों का बेहतरीन तरीके से पालन कर सके, क्योंकि डाक मतपत्र और कंट्रोल यूनिट के माध्यम से वोटों की गिनती करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसकी जानकारी सभी अधिकारियों को होना आवश्यक है, क्योंकि ये चुनाव की प्रक्रिया का अहम हिस्सा होता है। इसलिए इसको लेकर गंभीरता बरतना चाहिए। यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिस स्थान पर गिनती की जाती है, चाहे वह डाक मतपत्र की गिनती हो या पोस्टल बैलेट की गिनती हो, गिनती वाले स्थान पर जिन व्यक्तियों को अंदर आने की अनुमति दी जाती है उनके लिए फ़ोटो पहचान पत्र जारी किए जाते हैं और उन्हें मतगणना के 2 घंटे पूर्व मतगणना केंद्र पर आगमन की इजाज़त दी जाती है। यानी अगर 8 बजे से मतगणना है तो सभी अधिकारी सुबह 6 बजे मतगणना केंद्र पर उपस्थित होंगे। किस व्यक्ति को किस टेबल पर ड्यूटी दी जाएगी ये जानकारी भी उन्हें उसी दौरान दी जाती है। मतगणना हॉल और टेबल के नियुक्ति आदेश वहीं पर दिए जाते हैं। आवंटित टेबल पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है कि जिन लोगों की ड्यूटी जिस टेबल पर लगाई गई है वो लोग वहाँ पहुँच तो गए हैं ना। उन्हें पहचान पत्र लगाना आवश्यक रहता है और साथ ही मोबाइल कैमरा इत्यादि की अनुमति नहीं होती है। मतगणना टेबल पर कर्मचारियों की जो ड्यूटी लगाई जाती है उन ड्यूटियों में प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक होता है, एक मतगणना सहायक होता है, एक माइक्रो पर्यवेक्षक होता है। वितरण अधिकारी जो होता है वो स्ट्रांग रूम पर होता है। वहाँ से प्रत्येक टेबल पर सीलबंद नियंत्रण इकाई को जारी करता है और सील किए गए मामलों को खोलने से पहले प्रत्येक मतदान अधिकारी जो हैं, जो मतगणना में लगे हैं, वो कुछ बातों को सुनिश्चित कर लें। उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई कि आपको जो EVM मिली है वो पर्याप्त सीलबंद है, ठीक प्रकार से सीलबंद है। उसके साथ जो प्रपत्र दिए गए हैं वो पूरे हैं। 17C प्रपत्र पर जो रिकॉर्ड है वो EVM पर सील इत्यादि का रिकॉर्ड बराबर है। इन सब की जानकारी भी होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर पोस्टल बैलेट के साथ साथ कुछ जानकारी कंट्रोल यूनिट की भी देने जा रहा हूँ। अब मैं डाक मतपत्रों की गिनती के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। निर्वाचन अधिकारी ARO को निर्दिष्ट मतगणना टेबलों पर मतगणना शुरू करने के लिए निर्धारित समय पर पोस्टल बैलेट और ATPPS की गणना शुरू करने के निर्देश देता है। EVM से वोटों की गिनती शुरू होने से पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। जब EVM की गिनती होती है उससे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाती है। डाक मतपत्रों की गणना के लिए प्रत्येक टेबल पर एक ARO, एक मतगणना पर्यवेक्षक और 2 मतगणना सहायक की ड्यूटी लगाई जाती है। डाक मतपत्रों की गिनती के लिए प्रत्येक टेबल के लिए एक अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर भी होता है। पूरी मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है। डाक मतपत्र के जो लिफाफे हैं वो लिफाफे टेबल पर आएंगे और वहाँ पर जो जिन जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है वो अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए डाक मतपत्र के माध्यम से
डाक मतपत्रों की वो गिनती करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो बात का हमें ध्यान रखना है कि मतगणना शुरू होने के लिए निर्धारित समय के बाद प्राप्त पोस्टल बैलेट खोले नहीं जाएंगे। यानी डाक मतपत्र की गिनती शुरू हो गई और इसके बाद अगर कोई डाक मतपत्र आता है तो वो मान्य नहीं होगा। उपयुक्त अनुमोदन के साथ अलग से सील किए जाएंगे। यानी जो लेट आए हैं उनको खोला नहीं जाएगा और उनके लिए उनके अनुमोदन लिख करके, उनके बारे में लिख करके उन्हें अलग से सील कर दिया जाएगा। और ध्यान दें कि ऐसे पोस्टल बैलेट की संख्या को खारिज किए गए वोटों की कुल संख्या में शामिल नहीं किया जाना है। समय पर प्राप्त पोस्टल बैलेट को एक एक करके गिनते के लिए विचार किया जाएगा। यहाँ पर कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो 13 है, स्मॉल जो लिफाफा है 13B है, उसका जो कवर है 13 कवर ए उसको बोला जाता है। यानी ABCD जो बिग लिफाफा होता है उसको 13C बोला जाता है या कवर B बोला जाता है। बड़ा लिफाफा हम खोलेंगे अब सबसे पहले, जिसको हम कवर B या 13C बोलते हैं। इसमें फार्म 13A में घोषणा और PB युक्त छोटा लिफाफा कवर B 13C हमें प्राप्त होगा, 13B हमें प्राप्त होगा। यदि फार्म 13A में घोषणा बाहरी लिफाफे को खोलने पर नहीं मिलती है, यानी कवर B में नहीं मिलती है, घोषणा पर निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं, घोषणा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है, घोषणा में उल्लेखित PB का सीरियल नंबर आंतरिक कवर पर उल्लेखित PB के सीरियल नंबर अगर मैच नहीं खाते हैं, तो ऐसी स्थितियों को आप RO के ध्यान में लाएंगे या टेबल पर जो भी उच्च अधिकारी बैठा है उसके ध्यान में लाना आवश्यक है। यानी जैसे आप बड़ा लिफाफा खोलेंगे तो उसके अंदर घोषणा होना आवश्यक है, घोषणा सत्यापित होना चाहिए, उस पर निर्वाचक के जो वोट डाला उसका हस्ताक्षर। यदि घोषणा या तो नहीं पाई जाती या दोषपूर्ण है तो पोस्टल बैलेट के आंतरिक लिफाफे के अंदर की किसी और जांच के बिना अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यानी छोटे लिफाफों को अब नहीं खोला जाना चाहिए, इस आधार पर कि पोस्टल बैलेट की अस्वीकृति के मामले में खुले हुए छोटे लिफाफे और दोषपूर्ण घोषणा इनसे संबंधित बड़े लिफाफे में वापस रखा जाना चाहिए और ऐसे अस्वीकृत लिफाफों के लिए अलग रखा जाना चाहिए। फार्म 13A में घोषणा में दोषों के कारण पोस्टल बैलेट की अस्वीकृति के सभी मामलों को RO द्वारा सत्यापित किया जाएगा, इससे पहले कि उन्हें वास्तव में अस्वीकृत श्रेणी में रखा जाए। बड़े लिफाफे में ऐसे सभी अस्वीकृत पोस्टल बैलेट को एक अलग सीलबंद पैकेट में एक साथ रखा जाए, जिसमें PC मतगणना की तारीख को अस्वीकृत डाक मतपत्र के रूप में सुपरस्क्रिप्ट रखा जाना चाहिए। यानी जो डाक मतपत्र अस्वीकृत कर दिए गए हैं उन्हें अलग लिफाफे में पैक किया जाएगा और उनके ऊपर मतगणना की तारीख और अस्वीकृत मतपत्र लिखा जाएगा। यहाँ पर फार्म 13A और 13B की जांच के बाद आंतरिक कवर खोलने के बारे में ध्यान दें। आप सभी वैध मत घोषणाओं को अलग अलग सीलबंद लिफाफे में एक साथ रखा जाना चाहिए, जिसमें PC मतगणना की तारीख और वैध घोषणाओं के रूप में उल्लेखित करना है। यानी जो घोषणाएं सही पाई जाती हैं उन्हें अलग लिफाफे में रखें। मतपत्र वाले छोटे लिफाफे यानी 13B खोलने जाने से पहले ऐसा किया जाना चाहिए। यानी 13B को बाद में खोलें, पहले इस चीज़ को आपको अवश्य करना चाहिए। इसके बाद छोटे लिफाफे मिलाए जाएंगे और उन्हें एक के बाद एक खोला जाएगा। यानी बड़ा लिफाफा खोलने के साथ ही छोटा लिफाफा नहीं खोलना है, पहले सारे छोटे लिफाफों को एक तरफ कर दें, उन्हें मिला दें, ताकि ये गुप्त रहे कि किसने कौन से लिफाफे में किसको मत दिया है। और मतपत्रों की वैधता की जांच की जानी चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। संबंधित उम्मीदवारों को वैध मतपत्र दिखाए जाएंगे, अमान्य मतपत्रों को अलग कर दिया जाएगा। जो डाक मतपत्र हैं खुलने के बाद किस स्थिति में अस्वीकृत हो सकते हैं, एक डाक मतपत्र को अस्वीकार नहीं किया जाएगा केवल इस आधार पर कि सत्यापन अधिकारी ने फार्म 13A में निर्वाचक की घोषणा पर अपनी मोहर नहीं लगाई है। वो मोहर लगाना आवश्यक है, वो पेन से अपना पता इत्यादि लिख सकता है। यदि सत्यापन अधिकारी ने उस फार्म पर अपने नाम पदनाम के संदर्भ में सभी प्रासंगिक विवरण दिए हैं। मोहर अति आवश्यक नहीं है, अगर उसने पूरी घोषणाएं और सही प्रकार से सत्यापन अधिकारी ने लिख दिया है तो वो मान्य है। इस आधार पर कि प्रेषक की बाहरी कवर B पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है जिसमें उसने डाक मतपत्र वापस किया है, यदि प्रेरक की पहचान फार्म 13A में उसकी घोषणा के आधार पर सत्यापित है, यानी इस आधार पर हम उसके डाक मतपत्र को अस्वीकृत नहीं कर सकते, जिसका उल्लेख यहाँ पर
किया जा रहा है, इस बात का आप हम सबको भी ध्यान रखना है। साथ ही जो कुछ और बातें हैं, एक डाक मतपत्र निम्नलिखित मामलों में अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि पोस्टल बैलेट पर वोट चिन्हित नहीं किया जाता है। जो पोस्टल बैलेट है उस पर या तो वो चिन्ह लगाए या अंगूठा लगाए, ये निर्देशित हो कि वो किसे वोट देना चाहता है। अगर इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है तो वो अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में उसने वोट दिया है तो भी उसका पोस्टल बैलेट अस्वीकृत होगा। यदि अंकन स्पष्ट नहीं किया है कि ये किस उम्मीदवार के लिए है, जैसा मैं पूर्व बता रहा था, ऐसी स्थिति में भी उसका डाक मतपत्र निरस्त हो जाएगा। पीबी एक नकली है। यदि पीबी इतना विकृत है कि इसकी वास्तविकता की पुष्टि नहीं की जा सकती है तो ऐसी स्थिति में भी वो डाक मतपत्र निरस्त की श्रेणी में माना जाएगा। इसे एक अलग कवर में वापस किया जाता है। प्रदान किए गए फॉर्म 13C में नहीं यदि कोई लेखन है जिस द्वारा निर्वाचक की पहचान की जा सकती है, यानी उसे अलग किसी लिफाफे में रख करके वापस करने की कार्रवाई की। डाक मतपत्र की अस्वीकृति के बाद क्या करना है? एक डाक मत को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ, जैसा पूर्व के भी मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको बता चुका हूँ कि आप इन मामलों में उसको अस्वीकृत नहीं कर सकते। इस स्लाइड को मैंने यहाँ एक बार फिर आपके लिए जोड़ा है, कृपया आप इस पर अवश्य ध्यान देंगे। और बड़ी गहनता के साथ डाक मतपत्रों की गिनती आपको करनी है, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण चीज़ है। इस अति महत्वपूर्ण चीज़ को हम जितनी सावधानी के साथ करेंगे उतना बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि डाक मतपत्र भी मतदान की ही एक प्रक्रिया है। ये भी मत अमूल्य है और इस अमूल्य मत को ठीक प्रकार से गिनती हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम हमारी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निभाएं। मैं आपके सहयोग के लिए वीडियो यहाँ भेज रहा हूँ, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे हौसला दें ताकि मैं आगे भी इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। तो आइए, मेरा ये डाक मतपत्र का वीडियो है, इसका आप अवलोकन करें, आखिर तक देखें। साथ ही कुछ मामलों में जो मैं पूर्व में बता चुका हूं कि किन मामलों में उसे हम स्वीकृत कर सकते हैं, एक बार बता रहा हूं कि उसने अगर अपना वोट चिन्हित नहीं किया है, एक से अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में उसने वोट दिया है, साथ ही उसने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किसे वोट देने वाला है, अगर उसने फोटोकॉपी युक्त पोस्टल बैलेट लगा दिया है, नकली बैलेट पेपर लगा दिया है, कटा फटा है, विकृत है, और वो अपनी पहचान स्पष्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका डाक मतपत्र निरस्त की श्रेणी में रखा जाता है। इन बातों का आप ध्यान रखें। ये आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर इस स्लाइड को मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ कि डाक मतपत्र को निरस्त करने के निम्न मापदंड हैं, जिन मापदंडों के आधार पर हम किसी के डाक मतपत्र को निरस्त कर सकते हैं। साथ ही आगे ध्यान देने वाली बात है कि किन पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन पोस्टल बैलेट की हम काउंटिंग करेंगे उसमें प्रत्येक उम्मीदवार को के खाते में उसके वोट जोड़ दिए जाएंगे, सही वोटों को, और फार्म जो 20 में जो परिणाम पत्रक होता है उस परिणाम पत्रक में उसके वैध मतों को सभी को जोड़ दिया जाएगा, जो उसके वैध मत पत्र हैं, यानी जो सही मत पत्र हैं वो उसके खाते में जोड़ दिए जाएंगे। प्रत्येक मतदाता से प्राप्त पोस्टल बैलेट को प्रत्याशी वाइज अलग अलग खानों में रखा जाएगा और अलग अलग खानों के आधार पर बाद में उनकी गिनती की जाएगी, उनके बंडल बनाए जाएंगे और उस आधार पर जो डाक मतपत्र प्राप्त होंगे वो संबंधित के खाते में जोड़ दिए जाएंगे। यहाँ पर कुछ और बातें मैं आपको बता किस प्रकार से आपको करना है कि वैध मतों को प्रत्येक उम्मीदवार का प्राप्त मतों के अनुसार हम अलग अलग करेंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की कुल संख्या की गणना करेंगे। मतों की संख्या को परिणाम पत्रक फार्म 20 में उचित स्थान पर दर्ज किया जाएगा। बंडल पर विधानसभा का नाम, गणना की तारीख, पैकेट को सीलबंद सामग्री का विवरण लिखेंगे। सभी वैध और अस्वीकृत पीबी पोस्टल बैलेट के बंडल तैयार कर पैक किया जाएगा और आरओ की मोहर के साथ सील किया जाना चाहिए। उम्मीदवार यदि चाहें तो सील लगा सकते हैं, वो अपने साइन कर सकते हैं और फिर इसे ईसीआई सीक्रेट सील लगाई जाएगी। उम्मीदवारों की जानकारी के लिए इस परिणाम की घोषणा जोर से की जाएगी, यानी जो परिणाम रहेगा उस परिणाम की घोषणा संबंधित उम्मीदवारों को बताया जाएगा कि किस उम्मीदवार को कितने पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए हैं।
ये प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को सभी को पालन करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मैं कुछ यहाँ बताना जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये कवर बी है, यानी लिफाफा आपके सामने है कवर बी। इसके ऊपर जो उसका पूरा सिग्नेचर है और पोस्टल बैलेट किस विधानसभा का है उसका जिक्र यहाँ पर है, और जिस अधिकारी को भेजा जा रहा है उस अधिकारी का उसके ऊपर नाम लिखा है, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर या एसडीओ जिसे आप भेज रहे हैं। ये फार्म 13B का ये लिफाफा है, छोटा लिफाफा, जिसके अंदर पोस्टल बैलेट रखना है। और पोस्टल बैलेट का जो सीरियल नंबर है जो उसके ऊपर लिखा होता है वो सीरियल नंबर इसके ऊपर दर्ज करना है, विधानसभा का नाम लिखना है, और इसके अंदर आपको पोस्टल बैलेट को सुरक्षित रूप से इसके अंदर रखना है। कवर ए है, फॉर्म 13B इसको बोला जाता है। इसमें आप देख रहे हैं सीरियल नंबर ऑफ बैलेट पेपर लिखा हुआ है। यह घोषणा है, डिक्लेरेशन 13A, इसमें घोषणा करेगा। इसमें सिग्नेचर ऑफ अटेस्टेडिंग ऑफिसर लिखा हुआ है, वो अटेस्टेड करेगा। यहाँ पर जो मतदाता है वो अपने हस्ताक्षर करेगा और उसकी आवश्यक पूर्तियाँ करेगा। ये बड़े लिफाफे के बाद इसको रखा जाता है। अगर ये नहीं भरा है, नहीं रखा है, साइन नहीं है, सत्यापित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डाक मतपत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप ये डाक मतपत्र देख रहे हैं। डाक पत्र में नोटा से डाक मतपत्र है, और उसको डाक मतपत्र को किस प्रकार से उसे चिन्हित करना है, एक नमूने का डाक मतपत्र यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। डाक मतपत्र में चिन्ह स्पष्ट हो, चाहे वो अंगूठा भी लगा दे या पेन से राइट कर दें, यानी ये स्पष्ट होना चाहिए कि वो किसे मत देने वाला है। ये कुछ और प्रक्रिया हैं जिन प्रक्रियाओं का हमें ध्यान रखना है, और सावधानीपूर्वक पोस्टल बैलेट के माध्यम से गिनती हमें करनी है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप अवश्य बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं इस प्रकार के वीडियो बनाकर आप सब लोगों की सेवा कर सकूं। आज के इस वीडियो में मैंने पोस्टल बैलेट के बारे में आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।